हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हम लोग पिछले क्लास में लास्ट में पढ़े थे स्कैटरिंग को, ठीक ना। स्कैटरिंग में कोई न्यूमेरिकल्स वगैरह तो नहीं है, बस केवल एक मैथमेटिकल पार्ट यही था कि स्ट्रेंथ ऑफ स्कैटरिंग जो है लैम्डा टू द पावर 4 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और बाकी थियोरेटिकल कंटेंट था जिसमें आप शॉर्ट क्वेश्चन कुछ देखे थे कि जैसे डेंजर को बताने के लिए रेड कलर को क्यों यूज में लाते हैं, सनसेट और सनराइज के समय सन रेड क्यों दिखाई देता है, या आप सीखे थे कि स्काई ब्लू क्यों दिखता है, या एटमॉस्फेयर अगर नहीं हो तब स्काई कैसा दिखेगा। ये सबसे रिलेटेड जो है आप कंसेप्ट को सीखे थे। जैसा कि हम लोग सीखे थे कि सबसे ज़्यादा जो है स्कैटरिंग वायलेट कलर का होता है और सबसे कम स्कैटरिंग जो है वो रेड कलर का होता है, अगर विजुअल रीजन का बात करें तो। अब जो है इसी में आगे हम लोगों को सीखना है वो टॉपिक है पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन क्या है? देखिए, लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब ट्रैवल करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उसके प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर साइनोसाइडली वेरी करता। मतलब कि अगर लाइट वेव इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका जो डायरेक्शन है प्रोपागेशन का उसके परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ये भी डायरेक्शन है, ये भी डायरेक्शन है, ये भी डायरेक्शन है। मतलब कि इनफाइनाइट नंबर में डायरेक्शन है जो लाइट के प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर है। तो जाहिर है उसी में से कोई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं। जैसे लाइट इधर जा रहा है, कोई पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके परपेंडिकुलर साइनोसाइडली वेरी कर रहा है, तो कोई कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मतलब इधर है, इधर वाइब्रेट कर रहा, कोई कहा इधर है, कोई कहा इधर है। बोलेंगे कि देखो कोई भी हो सकता है जो इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, क्योंकि एक लाइन के परपेंडिकुलर तो इनफाइनाइट नंबर में डायरेक्शन होता है। तो ये पोलराइजेशन क्या है? तो देखो होता क्या है कि जो अनपोलराइज लाइट है उसमें जब लाइट प्रोपागेट करता है तो एक ही पॉइंट पर कभी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट करता है, कभी ऐसे वाइब्रेट करता है, कभी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाइब्रेशन है वो अलग अलग डायरेक्शन में होने लगता है, ठीक ना। कभी वाइब्रेशन ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन अलग अलग डायरेक्शन में होने लगता है। तब उस केस में लाइट को हम लोग अनपोलराइज बोलते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि लाइट आगे की ओर प्रोपागेट कर रहा और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक फिक्स डायरेक्शन में ही रहे, इसी डायरेक्शन के लॉन्ग वाइब्रेट करे, तब हम लोग बोलते हैं कि इस पॉइंट पर लाइट जो है वो लिनियरली पोलराइज्ड, ठीक ना। उस पॉइंट पर लाइट लिनियरली पोलराइज है। अगर उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, वाइब्रेशन जो है वो हमेशा अगर एक सेम सेंस में हो, सेम डायरेक्शन में हो। अब देख, अगर मान लीजिए लाइट इधर प्रोपागेट कर रहा है और हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन के लॉन्ग वाइब्रेट करे, जैसे यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यहाँ भी इधर, यहाँ भी इधर, यानी इस प्लेन में ही हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो उसी को प्लेन पोलराइज लाइट बोलते हैं या सिंपली पोलराइज लाइट भी बोलते हैं। तो ये पोलराइज लाइट प्रोड्यूस कैसे होगा? क्योंकि हमको लाइट में तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई तो पड़ता नहीं है। तो पोलराइज लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए जिस अपरेटस को हम लोग यूज में लाते हैं, एक बोलते हैं निकोल प्रिज्म, या जो भी अपरेटस यूज में लाया जाता है उसको हम लोग पोलराइड बोलते हैं। तो जैसे देखें, जैसे ये निकोल प्रिज्म,
निकोल प्रिज्म कहिए, पोलराइड बोलिए, एक ही बात। मतलब ये अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर देता है। अब देखें अनपोलराइज लाइट को हम लोग कैसे दिखाते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन, देखो बीच में डॉट ऐसे दिखा दिए ना, तो इस समझ लें अनपोलराइज लाइट है। मतलब इसमें दिखाया जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, मतलब एक से ज़्यादा डायरेक्शन में हो सकता है। तो ठीक ना, ये लाइट जब इस प्रिज्म पे इंसिडेंट होता है तो ये प्रिज्म जो है उसी लाइट को आगे की ओर ट्रांसमिट कराता है, उसी वाइब्रेशन को आगे की ओर ट्रांसमिट कराता है जो वाइब्रेशन इसके एक्सिस के लॉन्ग हो। ये जो डॉटेड लाइन खींचे हैं वो है एक्सिस ऑफ पोलराइड। तो अब इस निकोल प्रिज्म से जो लाइट पास करता है वो पोलराइज लाइट, और इसमें केवल वाइब्रेशन वही है जो वाइब्रेशन इस एक्सिस के लो, ठीक ना, केवल उसी वाइब्रेशन को ये अलाउ किया, ठीक ना। इसमें आप डॉट नहीं दिखा रहे, बस इसी एक्सिस के पैरेलल लाइन दिखा रहे। तो ये हो गया पोलराइज लाइट, ठीक ना, ये हो गया अनपोलराइज्ड, और ये हो गया पोलराइज्ड। अब देखें, अगर हम लोग यहां पर एक प्लेन कंसीडर करें, जिस प्लेन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है, तो इस प्लेन को हम लोग बोलते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, ठीक ना। इसको क्या नाम दिया जाता है? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इसी प्लेन के लॉन्ग वाइब्रेट कर रहा। अब अगर ये पूछा जाए कि प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन किसको बोलेंगे, तो ध्यान से सुने। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन तो समझ गए कि जिस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन या इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करता है, डायरेक्ट स्पष्ट है, ठीक ना। पोलराइज लाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड जिस प्लेन में वाइब्रेट करता है उसको क्या बोलते हैं? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। अब पूछा जाए प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या है, तो थोड़ा इसको समझेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। अब इस प्लेन के, ठीक ना, ये जो प्लेन है, इस प्लेन के अगर परपेंडिकुलर में एक प्लेन कंसीडर करें, ठीक ना, यहाँ पे बनाने का कोशिश कर रहे हैं, इस प्लेन के परपेंडिकुलर अगर एक प्लेन कंसीडर करें, तो इसी प्लेन को हम लोग प्लेन ऑफ पोलराइजेशन बोलेंगे, ठीक ना। ये प्लेन हो गया प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। यानी प्लेन ऑफ पोलराइजेशन जो होता है वो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर होता है, ठीक ना, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, ठीक। तो इतना तो आप समझ गए कि अनपोलराइज लाइट को जब निकोल प्रिज्म से या पोलराइड से, पोलराइड उसको बोलते हैं जो अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर दे, पास कराएंगे, तो जो लाइट मिलेगा वो कैसा लाइट मिलेगा? पोलराइज लाइट मिलेगा। एक चीज़ और जानेंगे, आगे हम लोग सीखेंगे भी, कि अगर इंटेंसिटी
आई नॉट हो अनपोलराइज लाइट का, तो इसको पोलराइड से जब आप क्रॉस कराएंगे तो इसका इंटेंसिटी जो होता है वो हाफ हो जाता है, आई नॉट बाई 2 हो जाता है। यानी अनपोलराइज लाइट का जितना इंटेंसिटी होगा, पोलराइज लाइट का इंटेंसिटी जो है उसका हाफ हो जाता है। ठीक है। अगर आपसे सिंपली कोई पूछे कि पोलराइजेशन क्या है, तो बोलेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब भी ट्रैवल करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करता है उसके प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल पॉइंट्स पे अगर एक फिक्स डायरेक्शन के लॉन्ग वाइब्रेट करे, तब उस लाइट को हम लोग पोलराइज लाइट बोलते हैं और उस फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। यानी अब इसी को हम क्या करते हैं कि जो भी लिटरेचर है उसको डिफिनीशन वाइज परफेक्टली लिख दे रहे हैं, जिससे कि आपको ये सुविधा हो कि एग्जाम में आए तो हम कैसे लिखेंगे। उसमें हम डिफिनीशन में ये भी लिख दे रहे हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या है। ठीक ना, तो इसको भी हम लिख दे रहे हैं। हाँ जी, देखिए डिफिनीशन लिख दिए हैं, उसको एक बार डिक्टेट भी कर दे रहे हैं। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हेन इट प्रोपागेट्स इन ए मीडियम, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज साइनोसाइडली परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। बोलेंगे देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शंस perpendicular to the direction of propagation of wave and electric field may be along any of these direction। ठीक ना, इनफाइनाइट नंबर में डायरेक्शन है जो इसके प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। देखो यहाँ लिखा हुआ इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, किसी सिंगल पॉइंट का बात हो, इज ऑलवेज रिमेन्स अलोंग ए फिक्स डायरेक्शन, देन द लाइट इज कॉल्ड लिनियरली पोलराइज्ड। ठीक ना, उस केस में हम लोग लाइट को लिनियरली पोलराइज बोलेंगे अलोंग दैट डायरेक्शन एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट का बात अगर हो। लेकिन अगर ऑल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में वाइब्रेट करे, एक पर्टिकुलर प्लेन में वाइब्रेट करे, तो उसी को प्लेन पोलराइज लाइट बोलते हैं। तो लिखा हुआ द सेम इज ऑल्सो कॉल्ड प्लेन पोलराइज लाइट इफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स वाइब्रेट्स इन ए पर्टिकुलर प्लेन। ठीक है, तो ये तो लिख दिए। अब आगे हम लोग लिखते हैं कि कैसे प्रोड्यूस करेंगे पोलराइज लाइट को, जो कि अभी हम सिखाए आपको कि पोलराइड या निकोल प्रिज्म के हेल्प से प्रोड्यूस करते हैं। फिर प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या है। ठीक ना, तो उसको भी पहले लिख दे रहे हैं, पहले इसको आप नोट करें। हाँ जी, तो अब हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं हाउ टू प्रोड्यूस पोलराइज लाइट। तो लिख दिए कि व्हेन अनपोलराइज लाइट इज पास थ्रू ए निकोल प्रिज्म या पोलराइड, देन इट परमिट्स ओनली द वाइब्रेशन डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऑफ पोलराइड। मतलब अनपोलराइज लाइट को जब हम निकोल प्रिज्म से पास कराएंगे तो केवल उसी वाइब्रेशन को परमिट करता है, अलाउ करता है जो इसके एक्सिस के अलोंग हो। तो इस तरह से ये जो लाइट मिला, इससे जो ट्रांसमिटेड जो लाइट मिला, ये लाइट पोलराइज लाइट हो गया। ठीक है, डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऑफ पोलराइड, दस ट्रांसमिटेड लाइट इज पोलराइज लाइट। अब पूछा जाए प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या है, तो बोलेंगे द प्लेन इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पोलराइज लाइट वाइब्रेट। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर रहा था, इस प्लेन को हम लोग प्लेन ऑफ वाइब्रेशन कह दिए। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या है, तो बोलेंगे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर अगर एक प्लेन कंसीडर करें जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट को भी कंटेन करे, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। यानी द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड कंटेनिंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक तो हम लोग सीखे। पहले आप इसको लिख लो। आइए अब हम लोग आगे सीखते हैं माल्सस लॉ को। माल्सस लॉ क्या कहता है, जैसे समझे ये पोलराइड है, अब निकोल प्रिज्म रहे या कुछ भी रहे, समझो ये पोलराइड,
मतलब कि इससे अगर अनपोलराइज लाइट को पास कराइएगा तो पोलराइज हो जाएगा। और यही जो है एक्सिस ऑफ पोलराइड है। सपोज कीजिए आप जो हैं आई नॉट इंटेंसिटी के पोलराइज लाइट को इंसिडेंट कराए, ठीक ना। मालसस लॉ जो होता है पोलराइज लाइट के लिए होता है, ध्यान से सुने। पोलराइज लाइट को आप इंसिडेंट कराए और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन अगर इसी एक्सिस के लॉन्ग, ठीक ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन अगर इसी एक्सिस के लॉन्ग हो तब इससे जो लाइट ट्रांसमिट करता है वो उतना ही इंटेंसिटी का होगा जितना इंटेंसिटी का लाइट इंसिडेंट हुआ। यानी ये आई नॉट है तो ट्रांसमिटेड लाइट का भी इंटेंसिटी आई नॉट ही होगा। लेकिन अगर हम ऐसा करें, ध्यान से देखें, जैसे ये जो है ना एक्सिस ऑफ पोलराइड और इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन अगर ऐसे हो रहा है तब तो पूरा के पूरा इंटेंसिटी जो है वो ट्रांसमिट कर जाएगा। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक्सिस को ऐसे रोटेट करा दिए और इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन ऐसे हो रहा, ठीक ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन अगर ऐसे हो रहा तब जो ट्रांसमिटेड लाइट आप देखेंगे वो ट्रांसमिटेड लाइट का इंटेंसिटी आई नॉट के इक्वल नहीं होगा। मतलब कि अगर हम एक्सिस ऑफ पोलराइड को अगर थीटा एंगल से रोटेट करा दिए, थोड़ा समझेंगे, डायग्राम में स्पष्ट नहीं होता है। जैसे ऐसे एक्सिस है, ठीक ना, ऐसे था, मान लो मेरे मिडिल फिंगर को एक्सिस समझो। अब हम क्या किए, एक्सिस को ऐसे रोटेट करा दिए, ठीक ना, ऐसे नहीं ऐसे रोटेट करा दिए थीटा एंगल से। पहले ऐसे था अब ऐसे। अब लाइट हम पास करा रहे हैं तो अब जो इससे लाइट ट्रांसमिट करता है वो लाइट पोलराइज तो रहेगा लेकिन ट्रांसमिटेड लाइट का जो इंटेंसिटी है आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। जहाँ आई नॉट क्या है, देखो यहाँ लिख दे रहे हैं, आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। जहाँ आई नॉट जो है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट पोलराइज लाइट, ठीक ना, इंसिडेंट पोलराइज लाइट का इंटेंसिटी थीटा क्या है तो बोलेंगे एंगल बिटवीन, समझिएगा, किसके किसके बीच का एंगल है थीटा, तो बोलेंगे कि ये जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है और एक्सिस ऑफ पोलराइड है इसके बीच का एंगल है। एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड द एक्सिस ऑफ पोलराइड, ठीक। अब सोचिए अगर इसी थीटा को 90 कर दें, थोड़ा देखिएगा, जैसे एक्सिस ऐसे और वाइब्रेशन ऐसे है तो पूरा के पूरा इंटेंसिटी क्रॉस किया। अगर हम ऐसे कर दिए तो इतना इंटेंसिटी क्रॉस किया। अगर सोचो अगर एक्सिस हम पोलराइड के एक्सिस को ऐसे कर दिया 90 डिग्री पर, इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट ऐसे कर रहा है, तब आप क्या देखेंगे, इधर कोई लाइट ही नहीं पास कर रहा है। नहीं, अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो ट्रांसमिटेड लाइट का इंटेंसिटी जो है वो 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ लिख दे रहे हैं स्टार दे करके, व्हेन प्लेन ऑफ वाइब्रेशन is perpendicular to the axis of polaroid, then intensity of
transmitted light becomes 0। ठीक ना? ऐसे भी समझ रहे हैं, थीटा 90 हो गया तो cos 90 का वैल्यू 0 हो गया। अब जो है ना डायग्राम में तो इसको बताने में बनता नहीं है। समझो अगर एक्सिस ऐसे और प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ये, अब ये एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए, अब यहाँ 90 तो दिखाने में बनता नहीं है, तो समझेंगे कि अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए, ठीक ना, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर हो जाए, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ऐसे है और एक्सिस अगर ऐसे हो गया, तो उस केस में इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो आई हो गया आई नॉट कॉस स्क्वायर 90, मतलब कि 0 हो गया। ठीक ना? तो इसी को हम लोग मालसस लॉ बोलते हैं। यानी मालसस लॉ यही कहता है, अगर स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख देंगे, व्हेन पोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी I नॉट is transmitted through a polaroid, then the intensity of transmitted light I is equal to I नॉट cos स्क्वायर थीटा। ठीक ना? अब यहाँ लिख दे तो यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, I इज इक्वल टू I नॉट cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक तरह से यहाँ रिपीट किया हुआ, और I नॉट क्या है और थीटा क्या है यहाँ बतला दिया गया। तो मालसस लॉ जो है हम लोग इसी इक्वेशन को बोलते हैं I इज इक्वल टू I नॉट cos स्क्वायर थीटा को। और देखो इसमें कोई स्पेशल न्यूमेरिकल तो हो ही नहीं सकता है, कारण कि ये तो समझ ही रहे हैं कि बस एक फॉर्मूला है, इंसिडेंट लाइट का इंटेंसिटी I नॉट है और थीटा जो है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन और एक्सिस ऑफ पोलराइड के बीच का एंगल है। ध्यान से देखें, जैसे अगर आपसे कोई कहे कि यहाँ पे एक पोलराइड और एक हम लाइट को इंसिडेंट कराएं, जो अनपोलराइज्ड लाइट, इसका इंटेंसिटी I नॉट, तो जो लाइट ट्रांसमिट करेगा, ये तो आप जानते हैं अनपोलराइज्ड लाइट जब रहे, ये तो अनपोलराइज्ड हो गया, अनपोलराइज्ड। तो अनपोलराइज्ड लाइट जब इंसिडेंट होता है तो ट्रांसमिटेड लाइट जो है पोलराइज्ड हो जाता है और इसका इंटेंसिटी I नॉट बाई 2 हो गया, है ना? इसी एक्सिस के लॉन्ग वाइब्रेशन रहेगा। और अब मान लो आगे इसके हम लोग फिर जो है एक पोलराइड को रख दिए जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन से थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर कोई पूछे कि यहाँ से जो लाइट क्रॉस करेगा, क्योंकि देखो अब ये पोलराइज्ड लाइट होगा, तो पोलराइज्ड लाइट जब पोलराइड से क्रॉस करता है तो ट्रांसमिटेड लाइट का इंटेंसिटी जो है वो मालसस लॉ को फॉलो करता है। यानी अब कोई पूछे कि यहाँ से निकलने वाला लाइट का इंटेंसिटी क्या होगा, तो बोलेंगे I नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना? क्योंकि इंसिडेंट लाइट का इंटेंसिटी कितना है, I नॉट बाई 2। तो यहाँ से जो पोलराइज लाइट बाहर निकलेगा
उसका इंटेंसिटी जो है वो इतना हो जाएगा। तो इसमें न्यूमेरिकल भी जो है ना खूब होगा तो एक मालसस फार्मूला पे होगा, अदरवाइज जो भी है स्कैटरिंग या पोलराइजेशन वो थियोरिटिकल कंटेंट है। तो चलिए इसको लिख लिया जाए। अब आगे जो है हम लोग वेबस्टर्स लॉ को पढ़ते हैं। देखिए ये लॉ क्या कहता है। सपोज कीजिए कि ऊपर का पार्ट एयर है और नीचे मान लो ग्लास है, कोई दूसरा मीडियम है, ग्लास है, वाटर है, कुछ भी है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो म्यू है। ठीक है। जब अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट होता है, देखो अब अनपोलराइज लाइट को मुझे दिखाना है तो ऐसे डॉट डॉट कर देंगे, ये अनपोलराइज लाइट होगा। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन बहुत तरह का, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे बहुत तरह का वाइब्रेशन है अनपोलराइज लाइट। इसको जब हम लोग इंसिडेंट कराते हैं दो सरफेस के इंटरफेस पर, मतलब ऊपर एयर नीचे ग्लास, तो यही इंटरफेस हो गया ना दोनों सरफेस का। तो होता क्या है, मान लो जैसे लाइट जो है वाटर पे इंसिडेंट हो तो कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट कर जाता है और कुछ पार्ट जो है वो रिफ्रैक्ट कर जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि पानी में जो है आपका कुछ फेस भी दिखाई पड़ता है, अब पानी के अंदर के ऑब्जेक्ट भी दिखाई पड़ता है। इसका मतलब लाइट जो है रिफ्लेक्ट करके भी आ रहा है और कुछ रिफ्रैक्ट भी कर जा रहा है। तो जैसे लाइट इंसिडेंट हुआ इस वाटर सरफेस पर, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो जाहिर है इधर जेड एक्सिस हो गया। तो हम लोग क्या देखते हैं कि लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में आया तो नॉर्मल की ओर बेंड कर गया, लेकिन हम लोग देखते क्या हैं कि ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो अनपोलराइज्ड ही रह गया। ठीक ना, ये अनपोलराइज्ड ही रह गया। ठीक ना, रिफ्रैक्टेड लाइट पोलराइज्ड नहीं हुआ, वो जैसा ये था वैसा ही ये रह गया। लेकिन ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें ज़्यादातर वाइब्रेशन उस सेंस का है जो जेड एक्सिस के अलोंग, ठीक ना, इस प्लेन के परपेंडिकुलर वाइब्रेशन है उसके अलोंग ज़्यादातर वाइब्रेशन। ठीक ना, ज़्यादातर वाइब्रेशन इस जेड एक्सिस के लो। लेकिन एक अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग बदलते जाएं, आई के वैल्यू को चेंज करें, तो एक ऐसा एंगल आता है जिस पर ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ये कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाता है। ध्यान से सुने, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, वेबस्टर्स लॉ यही कहता है कि जब लाइट I इजकल टू tan इनवर्स म्यू इस एंगल पे इंसिडेंट होगा, तब रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो कंप्लीटली पोलराइज्ड होगा। और आप तो जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उतना ही होता है। यानी कि इसी इक्वेशन को हम लोग वेबस्टर्स लॉ बोलते हैं। तो देखो इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट
is incident at the interface of two mediums, then refracted light remains unpolarized, but the reflected light is completely polarized, ठीक ना, completely polarized with the vibration directed along the z axis, या कहो perpendicular to the plane, ठीक ना। क्या लिखे दें, रिफ्रैक्टेड लाइट रिमेन्स अनपोलराइज्ड बट द रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड विद द वाइब्रेशन डायरेक्टेड अलोंग जेड एक्सिस इफ आई इज इक्वल टू tan inverse mu. This angle is called polarizing angle, and the equation itself is called Webster's law. अब कोई ब्रेवेस्टर्स भी बोलता है, वेबस्टर्स लॉ। अब जो है आई जब tan इनवर्स म्यू के इक्वल होगा तो क्या होगा, इसको समझे। जैसे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो वही होगा, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इसको R से डिनोट कर रहे हैं। हम लोग क्या देखेंगे, आगे प्रूफ भी कर दे रहे हैं और समझा दे रहे हैं कि ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक ना, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है और ये जो ट्रांसमिटेड या रिफ्रैक्टेड लाइट है, ये दोनों जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, इन दोनों के बीच का एंगल जब 90 डिग्री होता है, तब जो है ना रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड होता है। तो ये आया कैसे भाई, ये एंगल 90 हो जाता है जब ये कंप्लीटली पोलराइज्ड हो। ये हमेशा कंप्लीटली पोलराइज्ड नहीं होता, इसमें केवल हम जेड वाइब्रेशन दिखाएं, डॉट डॉट दिखाएं, यानी ये वाला वाइब्रेशन हम केवल दिखाएं। जब आई का वैल्यू tan इनवर्स में हो, तो देखो इसी को आगे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। व्हेन आई इजकल टू tan इनवर्स म्यू, यानी tan आई क्या हो गया, म्यू, और tan आई आप जानते हैं म्यू का मतलब होता है, याद कीजिए स्नेल्स लॉ, म्यू का मतलब होता है साइन आई बाई साइन आर। तो साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, इधर tan आई है तो tan आई को लिखेंगे साइन आई बाई कॉस आई, साइन आई बाई साइन आर। साइन आई कैंसिल हो गया, कॉस आई इज इक्वल टू साइन आर। कॉस आई को साइन 90 माइनस आई लिखे, तो 90 माइनस आई इज इक्वल टू आर, यानी आई प्लस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। देख लो आई प्लस आर 90 आया,
आई और आर मिलके 90, तो पूरा 180 है ना, तो ये दोनों मिलके 90 हो गया, तो ये बचा हुआ भी 90 हुआ कि नहीं। यानी कि बोल सकते हैं इन दिस केस रिफ्लेक्टेड लाइट एंड रिफ्रैक्टेड लाइट are perpendicular to each other। ठीक ना। तो चलिए इसको भी लिख लिया जाए। तो हम लोग आज के क्लास में सीखे पोलराइजेशन के बारे में और वेवेस्टर्स लॉ के बारे में। वैसे तो थियोरेटिकल कंटेंट आपका यही है, लेकिन एक और एडिशनल पार्ट है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम लोग आगे के क्लास में देखेंगे, लेकिन उसके पहले ये जानेंगे कि जो न्यूमेरिकल्स है वो सारा न्यूमेरिकल्स बहुत हद तक जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़े उसी के आसपास रहता है। आज तक आप देखेंगे जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आया है, मैक्सिमम में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहीं अलग अलग केसेज को चर्चा करके प्रॉब्लम पूछा जाता है। तो सारे प्रॉब्लम का हम लोग टाइप सीखेंगे और फिर लास्ट में डिफ्रैक्शन पढ़ करके इस चैप्टर को हम लोग एंड कर देंगे। तो आज इतना ही, ठीक ना। अच्छे से ध्यान से पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।